हेलो एंड वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है हुराज चक्रधारी और आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आने वाले जितने भी सीजी पीएससी सीजी व्यापम के एग्ज़ाम्स, शिक्षक भर्ती और अन्य महत्वपूर्ण जो वनडे एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सीरीज़ का हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेब क्रॉलर को और किस रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शंस है भाई, लिंक डायरेक्टरी के रूप में जाना जाता है, सर्च ऑप्टिमाइज़र के रूप में जाना जाता है, वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है या वेब मैनेजर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अपना आंसर करेंगे भाई जल्दी से। जी हाँ, आप सही आंसर इसका है वेब स्पाइडर के रूप में। ठीक है, देखो वेब स्पाइडर क्या होता है। वेब स्पाइडर एक ऐसा मतलब प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हो इंटरनेट में, अगर डाउनलोड करते हो या उसको देखते हो, तो वो क्या करेगा, वेब जो स्पाइडर रहेगा वो जितनी भी महत्वपूर्ण सामग्रियाँ होंगी, वेबसाइट्स होंगे या जितने भी तरह के इन्फॉर्मेशन होंगे उनको आपके लिए एक सॉर्टिंग कर देगा, अनुक्रमित कर देगा या उसको एक कंटेंट इंडेक्स के फॉर्म में बना के रखेगा, ताकि आप जैसे जैसे उसको करते जाएंगे तो वो स्वचालित रूप से वेबसाइट में उस प्रोग्राम से डेटा को निकालते जाएगा। ठीक है, इसको बॉट सर्च इंजन के रूप में भी जाना जाता है। सिंपल सी बात है, अब जब कुछ आप सर्च करेंगे तो कुछ साइट आते हैं ना, पहले जैसे google.com खुल गया, फिर उसके बाद और कुछ खुल गया, इस तरह की जो रैंकिंग बनती है ना वो काम करता है वेब क्रॉलर। ठीक है, वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा को प्रदान करता है। ठीक है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स द ईमेल फैसिलिटी अमंग्स द डिफरेंट होस्ट। ठीक, तो ये क्या एफ करता है, एस करता है या टेलनेट करता है या एस करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका। इसका सही आंसर है हमारा आंसर बी, एस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है जिसको हम अगर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। देखिए इसका उपयोग क्या होता है, जब भी कोई सिस्टम अगर किसी दूसरे सिस्टम को अगर मेल भेजना चाह रहा है तो वो उसके लिए जो ईमेल होता है वो इंटरनेट के माध्यम से जाएगा, और ये जो ईमेल जाने वाला है उसके लिए जो सिंपल सा प्रोटोकॉल लगता है उसको हम बोलते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, इससे आप संदेश को भेज सकते हैं या संदेश को रिसीव कर सकते हैं। सेंड और रिसीव दोनों तरीके का क्रियाकलाप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए बीच में आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एक सर्वर भी ज़रूरत पड़ेगा जो इन चीज़ों को होस्ट कर सके और आगे को भेज सके। बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है, डैश एप्लीकेशन का प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। कौन डैश एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर द प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज़ को प्रेजेंटेशन के करने के लिए कौन से एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एम एस वर्ड, एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेल या एम एस पावर पॉइंट। बहुत ही सिंपल सा जवाब है भाई इसका, जल्दी से आंसर कीजिए, सबको पता होना चाहिए। जी हाँ, सही आंसर है इसका एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट एक तरीके का स्लाइड शो करने वाला एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम हर एक स्लाइड्स में कुछ प्रोग्राम्स या डेटा को रख देते हैं, या कुछ हमारा जो सामग्री है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो अन्य प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ पे रख के हम किसी भी चीज़ को स्लाइड्स को रन करा सकते हैं। तो एक तरीके से ये किसी भी आपको प्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इसके जो प्रोग्राम के जो मल्टीमीडिया घटक हैं वो क्या करेंगे, जो भी स्लाइड्स हैं उसमें आप डेटा को डाल दीजिए, अब वो धीरे धीरे करके एक एक करके उनको प्रेजेंट करते रहेगा और आप उसको ईजिली वर्चुअली और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके जितने भी टेम्पलेट्स हैं, टूल हैं, वो सबका प्रयोग करके और उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का एक लेआउट होता है। इसमें आप अपना जो भी सामग्री है, टेक्स्ट है, फ़ोटो है, वीडियो है, कुछ भी डाल के यहाँ से जितने भी ऑप्शंस हैं उनसे आप एक स्लाइड शो अच्छे से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ऑल्ट एफ यूज़ करते हैं, कंट्रोल डी यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस डी यूज़ करते हैं, कंट्रोल एफ यूज़ करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा भाई,
फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए? जल्दी से बताइए। जी हाँ, आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल डी। देखो कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं जिससे हम किसी भी तरीके के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कुछ फंक्शन की होते हैं, F1 F2 F3, उसके बारे में डिटेल में बताया। वैसे ही जनरली जो हमारे कीबोर्ड्स होते हैं ना, उसमें हम कुछ ऐसे शॉर्टकट की होते हैं जिनसे हम स्पेसिफिक चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने सबको लिस्ट करके रखा है। देखो कंट्रोल ए दबाने से क्या होगा, पूरा का पेज में जो डेटा रहेगा वो एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी दबाने से जो टेक्स्ट को हमको अगर सेलेक्टेड है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल सी से सभी जानते हैं कॉपी हो जाता है कोई भी चीज़। कंट्रोल डी से सेट किए या डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की सेटिंग को बदलने के लिए। तो हमारा ऑप्शन यही था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था। वैसे ही कंट्रोल ई के लिए क्या होता है, टेक्स्ट या फोटो के अलाइनमेंट को सेट करने के लिए। कंट्रोल एफ के लिए कुछ ढूंढने या सर्च करने के लिए। कंट्रोल जी का उपयोग करते हैं हम किसी पेज या लाइन के सेक्शन में जाने के लिए। और वैसे ही कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं किसी वर्ड को रिप्लेस कर किसी और तरीके के शब्द में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे आप 3 इडियट मूवी में देखे थे, ठीक है, याद करो, वहाँ पे कुछ चीज़ को कुछ दूसरी चीज़ से बदल देता है तो बहुत ही बेइज्जती होती है उसकी, चतुर्मालिंगम की। वैसे ही कंट्रोल आई के लिए हम क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट होगा उसको हम इटैलिक फॉन्ट में बदल देंगे। वैसे ही जे फॉर जस्टिफाई। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर? आप लिखित टेक्स्ट में से या कागज़ के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, अलाइनमेंट, रूलर लाइन, इंडेंट स्टॉप या मार्जिन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रूरल लाइन। तो देखिए इस तरीके के जो लाइंस होते हैं ना, जो हमारे पास एक फॉन्ट में होते हैं, तो ये इस तरीके के जो मार्जिन्स हमको बना के दिए होते हैं इसको हम बोलते हैं रूरल लाइन। अब इसी में जो स्पेस होता है उसमें आप अपने टेक्स्ट को रखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मार्जिन्स भी बोलते हैं कई बार इसको, मार्जिन्स के कस्टम मार्जिन्स करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस शामिल हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये ऐसा क्वेश्चन सीजी व्यापम में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर या माउस कीबोर्ड स्कैनर। जल्दी से ऑप्शन दीजिए भाई। देखो इसका आंसर हो जाएगा माउस कीबोर्ड और स्कैनर। कैसे बताएंगे भाई इनपुट डिवाइस क्या होता है? देखो इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के अंदर संदेश को ले जाने का काम करता है, या मतलब इंस्ट्रक्शंस को आगे कंप्यूटर के सीपीयू को देने का काम करता है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस वो होती है जो क्या करता है, जो डेटा प्रोसेस हो जाती है उस डेटा को जो प्रदर्शित करने का काम करती है, चाहे वो साउंड के रूप में हो, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, या फिर चित्र के रूप में हो, या वीडियो के रूप में हो। जो मॉनिटर में प्रदर्शित होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, या प्रिंट आउट ले लेते हैं। ठीक है, या चित्र चलता है या साउंड निकलता है, ये सब क्या है, आउटपुट हो सकते हैं। तो अभी हमारा फोकस क्या है, इनपुट डिवाइसेस पे। तो देखो कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, MICR हो गया, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड, माउस, OCR, ये जितने तरीके के यहाँ पे जो आपको उपकरण दिख रहे हैं या यंत्र दिख रहे हैं, ये सभी का काम होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? अभी देखो मैंने इनपुट बताया, अभी आउटपुट दे दिए। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। जल्दी से इसका आंसर बता देंगे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है अब तो। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। क्योंकि अगर आपको एलिमिनेट करना आता है तो आप यहीं से चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे इसमें स्कैनर एलिमिनेट हो जाता, इसमें आपका कीबोर्ड हो गया, इसमें आपका माउस हो गया, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते थे। चलिए देख लीजिए, ये देखिए आपके पास है ये आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन्स हो गए, कलर प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गया। ठीक, तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंट्रोल एंड और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ की आर द कंट्रोल्स एंड शिफ्ट? तो क्या ये एडजस्टमेंट की है, या फंक्शन की है, या मॉडिफायर की है, या अल्फ़ा न्यूमेरिक की है? क्या ये समायोजन का काम करती हैं? क्या ये फंक्शन है, या संशोधक की है, या
अक्षरांकीय की है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, संशोधक या मॉडिफायर। देखो, किसी भी चीज़ को अगर हमको मॉडिफाई करना है या संशोधन करना है तो हम जनरली कंट्रोल या ऑल्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये की ऐसे की हैं जिनका उपयोग हम जनरली किसी चीज़ को संशोधित करने के लिए, कट पेस्ट कॉपी या दूसरे फंक्शन की को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। तो इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, इनको मॉडिफायर की बोला जाता है या फिर संशोधक कुंजियां भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणना और तार्किक संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटेशन एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय डैश। ऑप्शन है आपके पास, रैम के द्वारा किया जाता है, ALU के द्वारा किया जाता है, रजिस्टर के द्वारा किया जाता है या कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैं लिख देता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो रजिस्टर जानते ही हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट। जल्दी से बताइए भाई, गणना जो लॉजिकल और ऑपरेशंस हैं वो कहाँ परफॉर्म करे जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, मैंने लिखा भी था। ये परफॉर्म होते हैं ALU पे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। नाम ही में लॉजिकल है तो लॉजिकल गणनाएं या तार्किक जो गणना है वो कौन करेगा? अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट करेगा। देखिए, जिस प्रकार का हमारा कंप्यूटर होता है वो जो CPU होता है कंप्यूटर का, वो 3 पार्ट से बना होता है। ठीक है, पहला होता है भाई कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। जितने भी डेटाज आते हैं वो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में जाता है। अगर उसमें और ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत है तो वो मेमोरी से डेटा को फिर से फैच करवाएगा और वहाँ से फिर गणनाएँ चालू होती हैं। अगर कोई गणितीय गणनाएँ या तार्किक चीज़ों का संचालन करना है तो वो जनरली अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, जिसको हम ALU के नाम से जानते हैं, वहाँ पे सब संगठित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भंडारक उपकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? ठीक है, ये भंडारक की जगह मेरे को स्टोरेज लिखना था, बट आप समझ जाइए स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्टिकल डिस्क है, दूसरा है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा है माइक्रो प्रोसेसर एंड चौथा है आपके पास ऑल ऑफ दिस। ध्यान से देखिए भाई, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये मैंने प्राइमरी नहीं पूछा है, मैंने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्टिकल डिस्क। ये जितने भी दिख रहे हैं दो, ये क्या है? प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये कहाँ पे लगे होते हैं? ये लगे होते हैं आपके कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? तो देखो, मैंने प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज का एक कंपैरिजन बना लिया है। तो देखो, जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है उसके कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं? तो देखो, रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ये सब कहाँ होता है? CPU पे होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो हार्ड ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको USB भी कहते हैं हम लोग, पेन ड्राइव नॉर्मल लैंग्वेज में। उसके बाद ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें हम आ जाते हैं CD, DVD और ब्लू रे। मैंने पहले वाले पार्ट में इसको अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सब क्या है भाई? हमारे सेकेंडरी डिवाइस हैं। तो ऑप्शन में नहीं था, तो इसी वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। एरर इज ऑल्सो नोन एज डैश। क्या वो बग है, क्या डिबग है, कर्सर है या सिंबल है? एरर, कई बार हम प्रोग्राम को रन करते हैं और हमको एरर प्रदर्शित हो जाता है, तो वो एरर किस प्रकार का चीज़ होता है? तो जल्दी से आंसर कीजिए इसके। जी हाँ, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा बग। बग को हम एरर बोलते हैं। कई बार जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो क्या करते हैं? अपने प्रोग्राम्स में बग ढूंढने के लिए एक बग हंटिंग प्रतियोगिता कराते हैं, जिसमें अगर जो ढूंढ लेता है, जो भी अच्छा एक क्या बोलना चाहिए, एक कोडर होता है, तो उसको कुछ इनाम भी दिया जाता है। तो देखिए,
सॉफ्टवेयर या बग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, संचालित करने के लिए, या उसमें एक त्रुटिपूर्ण गलतियां या दोष दिखाने के लिए होता है। कई बार क्या होता है, कोई प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर उसमें अप्रत्याशित रूप से कुछ रिजल्ट गलत आ जाता है तो हमको ऐसे वो एरर के रूप में प्रदर्शित होता है, और ये एरर को हम जो सॉफ्टवेयर की भाषा में बोले तो उसको बग बोलते हैं। ठीक है, बग अगर आ गया तो फिर वो प्रोग्राम अच्छे से स्वचालित नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित में से डेटाबेस के घटक कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस एक्सेप्ट। इन निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या यूज़र डेटा हो गया, मेटा डेटा हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, या इंडेक्सेस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्ट्स। यहाँ पे घटक छोड़ कर लिखा हुआ है ना, मतलब हमको घटक नहीं है ढूंढना था। ठीक है, हिंदी में कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं है ये ढूंढना था, छोड़कर बोला था ना यहाँ पे। तो देखो, जो यूज़र डेटा होता है, मेटा डेटा होता है, इंडेक्सेस होता है, ये सब क्या है, डेटाबेस के पार्ट होते हैं। बट जो हमारे पास है रिपोर्ट्स, वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। जैसे इंडेक्स या डेटा डिक्शनरी, मेटा डेटा, ये सब डेटाबेस के घटक होते हैं, लेकिन रिपोर्ट क्या होता है, घटक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल ड्राइव है? ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल ड्राइव। आपके ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, या बोर्ड बी एंड सी। चलिए आप जल्दी से आंसर कीजिए भाई। मैं यहाँ से पूछा हूँ कि ड्राइव है, कौन सा ऑप्टिकल ड्राइव है? बिल्कुल सही जवाब, डी आंसर है। ठीक है, सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव दोनों क्या हैं, आपके ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं। तो ये देखिए, मैंने अभी बोला ना, ये सब क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इनमें भी अगर मैं ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात करूं तो वो हो जाएंगे सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। अब मैं इनको ऑप्टिकल डिवाइस क्यों बोल रहा हूँ भाई? क्योंकि इनको जब हम रीड करना होगा ना, तो हमको एक तरीके के स्पेशल लेजर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होता है, इसमें आप जैसे पुराने ज़माने में, अभी तो ये यूज़ बहुत ही कम होता है, लेकिन आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो देखेंगे सीडी में रेड कलर का आपको वो देखने को मिलता था, लेज़र देखने को मिलता था। सिमिलरली डीवीडी में भी यही होता था, और ब्लू कलर का जो आपको वो देखने को मिलेगा लेज़र, वो मिलता था ब्लू रेज में। ठीक है, ब्लू रेज में ही ये देखने को मिलता है, नाम ही इसीलिए इसका ब्लू रे पड़ा था। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, तो तीनों में डिफरेंस ये है कि जो सीडी होता है उसकी कैपेसिटी होती है 700 MB की। ठीक है, 1982 से ये प्रचलित था। वैसे डीवीडी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी हो जाती है 4.7 GB की आसपास, और ये 1995 से प्रचलित में था। ब्लू रे की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 25 GB के आसपास इसमें डेटा को हम स्टोर कर सकते थे, और ये 2006 से अवेलेबल था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट में ये सब धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि और जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसके चलते ये जो ऑप्टिकल रीडिंग डिवाइसेस हैं ये धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्फ बॉल प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ गोल्फ बॉल प्रिंटर? तो ऑप्शन है आपके पास डेस्क जेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या लाइन प्रिंटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, मैंने प्रिंटर आपको पढ़ाया था पार्ट 1 में, अच्छे से याद कीजिए। प्रिंटर के टाइप्स भी बताया था बहुत सारे। तो आपके ऑप्शंस के अनुसार आंसर बताइए जल्दी से। यस, इसका आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर एक तरीके का प्रिंटर होता है जिसमें क्या होता है, व्हील के माध्यम से हम चीज़ों को वहाँ पे लिखते हैं। तो गोल्फ बॉल प्रिंटर जो होता है वहाँ पे एक तरीके का जेट प्रिंटर, डायरेक्ट जेट प्रिंटर या स्टैंडर्ड फिक्सर लगा के वहाँ पे हम चीज़ों के वहाँ गोल्फ को प्रिंट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउ यू टू प्रिंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर? ठीक है, तो ऑप्शन है फ्यूज़र, डुप्लेक्सर, टोनर, या फिर पेपर स्वैपिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप यहाँ पे आंसर कीजिए। ठीक है, दोनों साइड बोल रहा है ना, प्रिंट ऑन बोथ साइड, तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो इसका मतलब हो जाएगा डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर एक तरीके का प्रिंटिंग टेक्निक है जिसमें
जो ड्रम होता है वो दोनों साइड प्रिंट करने की क्षमता रखता है। तो डुप्लेक्सर प्रिंटिंग का मतलब होता है कि कागज़ के दोनों किनारों को ऊपर जब हम प्रिंटर में संचालित करते हैं तो मैनुअली वो क्या करेगा, दोनों साइड ही वो प्रिंट करेगा पलट पलट के। ठीक है, तो इसको डुप्लेक्सर प्रिंटिंग बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? iOS है क्या, ब्लैकबेरी है, मीगो है, या ऑल ऑफ द अबो, इनमें से सभी? ऑप्शन जल्दी देखिए, आंसर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो iOS है वो आईफोन नामक फ़ोन में यूज़ होता है और ये बनाती है कौन? एप्पल कंपनी। ब्लैकबेरी एक सॉफ्टवेयर है, कनाडा की है ये, और इसको यूज़ किया जाता है ब्लैकबेरी के फ़ोन्स में। मीगो जो है भाई, ये हम आपको देखने को मिलेगा एक तरीके का एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम होता है। तो बहुत सारे हैं, जैसे iOS है, उसके बाद एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, बाडा है, OBS है, सिम्बियन है। तो ये सब क्या है, मोबाइल के लिए ऑपरेटेड कंपनी है। सिम्बियन का नाम आपने सुना होगा, नोकिया करके एक पहले फ़ोन आता था, बहुत सारे मॉडल्स आते थे छोटे छोटे कीपैड वाले। तो ये सब जितने भी नोकिया के फ़ोन थे सब में सिम्बियन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया और जिसने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, ऐसा माना जाता है। तो लेडी हु वर्क विद द चार्ल्स बेबेज एंड हु इज़ कंसिडर्ड टू द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो सबसे पहले तो भाई चार्ल्स बेबेज कौन है? तो चार्ल्स बेबेज को हम जानते हैं क्या, कंप्यूटर के जनक के रूप में। ठीक है, कंप्यूटर को जो इन्वेंट किए हैं उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। तो ऐसी कौन सी लेडी थी जिनको फर्स्ट प्रोग्रामर जाना के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, वीक से हटके है। लेडी नास्टा, लेडी फ्रेडर, लेडी अगस्टा आडा, या लेडी स्मिथ। तो ऑप्शंस देख के आपको टिक कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, मैं ही बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है, सही आंसर होगा लेडी अगस्टा एडा। देखिए अगस्टा एडा जो थी ना, वो एक मतलब एक बहुत ही अच्छी एक गणितज्ञ थी और लेखिका थी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के पास इन्होंने यांत्रिक सामान्य उद्देश्य वाले जो कंप्यूटर्स चलते थे ना, एनालिटिक इंजन वाले, वहाँ पे ये प्रोग्रामिंग का काम करती थी। तो एक तरीके से ये फर्स्ट प्रोग्रामर मानी जाती हैं जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? क्या वो स्पीड से है, या ऑटोमेशन से है, या एक्यूरेसी से है, या रिलेटिबिलिटी से है? ठीक है, चलिए इसका आप जल्दी से ऑप्शन देख के सही आंसर मार्क कीजिए। इसका सही आंसर है जी एक्यूरेसी या शुद्धता। देखो गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। ठीक है, आप यहाँ पे से कचरा डालेंगे, प्रोसेस करेगा, कचरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर की भाषा में इसको गार्बेज इन गार्बेज आउट बोला जाता है। देखो गीगो का मतलब होता है कि भाई एक्यूरेसी कितनी है, सटीकता कितनी है, जो डेटा हम डाल रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो फालतू के डेटा होते हैं, जो अननेसेसरी जो चीज़ें बनती हैं, उनको हम गार्बेज बोलते हैं। तो वो गार्बेज इन गार्बेज आउट है। लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ें बचेंगी, दैट इज़ कॉल्ड मतलब उसकी नियंत्रित करने का ये एक पैमाना होता है कि गीगो आउटपुट क्या है। समझ गए? चलिए, तो ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की शुद्धता या सटीकता के बारे में बताता है। चलो अगला है हमारे पास, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड? तो इसको बोला जाता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या रीड ओनली मेमोरी, या फिर मदरबोर्ड। जल्दी से आंसर कीजिए इसको, बहुत ही ईजी है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सबने देखा हुआ है। जी हाँ, इसको बोला जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबकी मदर है ऐसा नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन जो स्विच इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सर्किट प्रिंट होते हैं। और इन्हीं में क्या होता है, जैसे आप रैम लगा दीजिए, चिप लगा दीजिए, प्रोसेसर लगा दीजिए, पावर यूनिट लगा दीजिए, और जितने प्रकार के जो डिवाइसेस हैं सब इसी के अंदर समाहित होते हैं। इसलिए ऐसे वाले जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं ना, उनको हम लॉजिकल बोर्ड या बेस बोर्ड या मोबो भी कहते हैं, और प्रचलन की भाषा में इसको मदरबोर्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर चाइनीज सर्च इंजन। तो ऑप्शन है आपके पास डकडकगो, बाइडू, बिंग, चाचा। चाचा वाला चाचा नहीं है, ये चाचा वाला चाचा है। ठीक है, सही आंसर दीजिए जल्दी से। जी हाँ, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बाइडू। बाइडू जो है वो चीन का सर्च इंजन है। जैसे गूगल है ना, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये याहू हो गया, ये सब क्या है, ये वेस्टर्न वाले हैं। ठीक है, वैसे ही इधर का क्या हो गया, चाइना में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित क्या है, हमारे पास है बाइडू। ऐसा कुछ उसका इंटरफेस दिखता है जी। ठीक है, चाइनीज़ में आप सर्च कर सकते हो। तो बाइडू इज़ मोर देन जस्ट अ सर्च इंजन, इट्स मैसिव चाइनीज टेक कंपनी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी ये काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML का उपयोग खालिस्तान तैयार करने हेतु किया जाता है। ठीक है, HTML इज़ यूज टू किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन है आपके पास, वेब पेज बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, हाई लेवल प्रोग्राम्स बनाने के लिए, या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस के अनुसार जल्दी से ऑप्शन आप आंसर दीजिए भाई। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। वेब पेजेस को बनाने के लिए या वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। तो हाइपर टेक्स्ट जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक तरीके का हमारे पास एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम किस तरीके का जो सामने का पोर्शन होगा, वेब पेज कैसे दिखेगा, कौन सा जगह पे क्या चीज़ें रहेंगी, किसी चीज़ को हम क्लिक करेंगे तो अगले वेब पेज पे कैसे पहुंच जाएंगे, ये सब चीज़ों के लिए जो ये मार्कअप लैंग्वेज है ना, ये डिज़ाइन किया गया था। और जितने भी वेब पेजेस हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी वेबसाइट हो या आप जनरली कोई ई कॉमर्स साइट में जब किसी को चीज़ को क्लिक करते हैं तो दूसरे में चला जाता है, दूसरे तीसरे चला जाता है, तो ये सब चीज़ों का जो बना होता है ना, उसके पीछे का जो कोडिंग होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो सब किस में लिखा जाता है, HTML में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस में चलती है। तो आपके ऑप्शन है भाई, कोबाल, पास्कल, बेसिक, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जल्दी से ऑप्शन दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा तो मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि भाई जनरली 3 तरीके की भाषाओं में अगर हम अपने प्रोग्राम्स को बात करें तो वो हो सकता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद है मीडियम लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये अबो जो दिख रहे हैं वो कौन से लैंग्वेजेस में होते हैं। ठीक है, एंड सही सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी कोबाल, पास्कल, बेसिक, ये सभी के सभी बने होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से। देखिए, उच्चतरीय प्रोग्रामिंग भाषा की बात करूँ तो कोबाल हो गया, पास्कल हो गया, बेसिक हो गया, फोर्ट्रन हो गया, एनालॉग हो गया, प्रोलॉग हो गया, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज से बनी होती हैं। ठीक है, लो लेवल की बात करें तो ये बाइनरी कोड्स और जो नॉर्मल जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता था बाइनरी कोड्स में, जो हमारे कैलकुलेटर में भी यूज़ होता है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज में कोडेड रहते हैं। फिर मीडियम लेवल लैंग्वेज की बात करें तो जो असेंबली लैंग्वेज हैं, जो चीज़ों को जोड़ते हैं एक दूसरे से, मशीन और जो प्रोग्रामिंग है उसको साथ में, उसको मीडियम लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर जाएंगे तो अपने को देखने को मिलेगा कोबॉल, पास्कल, पाइथन और जावा। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग खालिस्तान के उदाहरण हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो, स्प्रेडशीट, एडिटिंग, ये सब एग्जांपल हैं किसके, ऑप्शन हैं आपके पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के, या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के। जल्दी से आप आंसर दीजिए और सही आंसर हो जाएगा इसका भाई क्या, ये सभी के सभी क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उपयोग करने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जैसे देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो एक तरीके का ये जो यूज़र होता है ना, उसको किसी टास्क को परफॉर्म करने में मदद करने का काम करता है, या किसी विशिष्ट प्रोग्राम या उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। जैसे मेरे को किसी को ईमेल भेजना है, ठीक है, तो ईमेल भेजने के लिए क्या करूँगा मैं,
ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढूंगा जहाँ पे मैं कुछ लिख सकूँ, कुछ चीज़ों को अटैच कर सकूँ, ठीक है ना। जैसे आप गूगल में जाते हो वेब पेज में, तो वहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन दिखता है ना, अगर मैं उसी को सॉफ्टवेयर बना लूँ तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अगर मेरे को कोई राइट करना है या लेटर लिखना है, फ़ोटो एडिट करना है, म्यूज़िक सुनना है, वीडियो देखना है, ठीक है, कोई चीज़ को प्रोसेस करना है, तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ों एक सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो ये सबकी सब बात हो जाती है किसके लिए, एप्लीकेशन बेस्ड बात हो जाती है। अब एप्लीकेशन बेस्ड है तो वो जो सॉफ्टवेयर हमको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को परफॉर्म करने में मदद कर रही है, तो हम उसको बोल देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे कुछ चीज़ों के, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गई, या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर भी हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज़ों को निपटाने के लिए होती है, जैसे इन्वेंट्री परचेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, पेरोल मैनेजमेंट हो गया, या होटल मैनेजमेंट हो गया। तो जितनी भी ये अलग अलग तरीके की, अलग अलग कैटेगरी की सॉफ्टवेयर्स हैं, ये अलग अलग चीज़ों को सर्व करती है। चलिए बात करते हैं। देख सकते हैं भाई, हमारे पास घड़ी है, फोटोशॉप है, वर्ड है, जीमेल है, पेपल है, गूगल क्रोम है, वर्ड है, एक्सेल है। तो जितने भी तरीके के सभी के सभी एग्जाम्पल हैं क्या, किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्स इंटीग्रेटेड चिप्स, एकीकृत प्रत या आईसी चिप्स का विकास किसने किया है। आपके ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज ने, जे स्केली ने, सॉरी किलबैय ने, या ब्लेसी पास्कल ने, या जॉन मैकॉले ने, ठीक है। बात कर रहे हैं हम आईसी चिप्स की। जितनी भी तरीके की आजकल डिवाइसेस आ रही हैं ना, सब में इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होता है, उसी में कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग उसी में होता है। तो ये जो आईसी चिप्स हैं, यही क्या कर रहे हैं आजकल, एक तरीके से ब्रेन का काम कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा JS किलबाय। तो ये एक महानुभाव हैं JS किलबी या किलबाय, इन्होंने ही ये जो आईसी चिप का निर्माण किया था, ठीक है। पहला काम इन्वेंशन का काम इन्होंने किया था। इनके साथ रॉबर्ट नॉय भी थे, जिनके द्वारा मिलके ये आईसी चिप्स बनाए थे। और धीरे धीरे देखो कैसे उस दौरान सेलफोन्स और कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स और अदर डिवाइसेस जनरेट होना चालू हो गए। अब उसी को बेस बना के आज देखो कितने इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स या डिवाइसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा JS किलबी को। अगला आपके पास क्वेश्चन आ गया है, भंडारण इकाइयों के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द स्टोरेज यूनिट, ठीक है। आपको इसको आंसर करना है। तो देखो, टेराबाइट ज़्यादा है, या पेटाबाइट्स है, एक्साबाइट है, जेटाबाइट है। तो इस तरीके के 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। आप एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। पॉज भी कर सकते हो आप। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो है जेटाबाइट, फिर आएगा आपका एक्साबाइट, फिर आएगा पेटाबाइट, फिर आएगा टेराबाइट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्या, तो मैं फिर से बेसिक मेमोरी यूनिट्स है उसको आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, सबसे जो छोटी यूनिट होती है ना, जिसको हम बोलते हैं 1 बिट, बिट जो होता है वो बाइनरी डिजिट होती है, और इससे भी अगर छोटी बोले तो निब्बल होती है, निब्बल से बनी होती है। फिर 8 बिट्स मिलके बनाते हैं 1 बाइट, और जो बराबर होता है भाई 2 निबल्स के बराबर, ठीक है। अब देखो, 1024 बाइट्स मिलकर बनाते हैं 1 किलोबाइट, वैसे ही 1024 किलोबाइट्स बना के 1 मेगाबाइट, सिमिलरली 1 गीगाबाइट, फिर 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 एक्साबाइट, 1 जेटाबाइट, 1 योटाबाइट, 1 ब्रोनोटोबाइट एंड 1 जियोपोबाइट। तो इन चीज़ों से हम भंडारण की क्षमता को देख सकते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग जेटाबाइट इज़ दी लार्जेस्ट जो स्टोरेज यूनिट होगी, फिर उसके बाद एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर टेराबाइट, ठीक है। 1 TB हम आजकल यूज़ करते हैं, हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, उसमें TB बोलते हैं ना कि 1 TB का है करके, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। ये एक बार लिस्ट आप एक बार कहीं कॉपी पे लिख सकते हैं या देख सकते हैं, अच्छे से इसको याद कर लीजिए और कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइथन एक है, ठीक है। पाइथन इज़ अ, मतलब पाइथन क्या है ये पूछना चाह रहा था मैं, एक है नहीं, पाइथन क्या है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, या असेंबली लैंग्वेज है। अगर आप
प्रीवियस क्वेश्चन को अगर ट्रैक करते हुए आ रहे होगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। वेरी गुड, जिन्होंने भी इसको राइट आंसर दिया उनके लिए। ठीक है, पाइथन का मतलब अजगर सांप नहीं होता है। ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आजकल कोडिंग होती है। तो पहले क्या होता था, सी होता था, C++ होता था, जावा होता था, लेकिन अभी के डेट में जो पाइथन है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये एक उच्चतरी भाषा है और इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रतीकात्मक प्रतिमानों में प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। तो उस हिसाब से भाई ये जो है, एक सिंपल सी बात मैं बोलूँ तो आजकल जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो जनरली पाइथन बेस्ड होते हैं। पाइथन में कोडिंग होता है क्योंकि इसमें कोडिंग करना थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है और इजी है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। चलिए, तो हमारे ये दूसरा पार्ट ख़त्म हो गया। धन्यवाद। जल्दी हमारा तीसरा पार्ट भी आएगा, उससे आप जुड़े रहिए। और जितने भी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हो सकते हैं MCQ बेस्ड, आप प्रैक्टिस के लिए पाथ IAS के इस कंप्यूटर बेस्ड MCQ सीरीज़ को फॉलो करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं और पढ़ते रहें, देखते रहें और मस्त रहें। और सब्सक्राइब कीजिए पाथ IAS चैनल को। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में। धन्यवाद।